everyone, I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. I hope you are doing well, students. In this video, we are going to understand the topics of nuclear reactions, and these topics are conservation laws in nuclear reactions, Q value of a nuclear reaction, exothermic and endothermic reaction, expression for threshold energy. So let's begin with conservation laws in nuclear reactions. Conservation laws in nuclear reactions. जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं तो वो कुछ सर्टेन कंजर्वेशन लॉज को ओबे करती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, तो टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर द न्यूक्लियर रिएक्शन रिमेन्स द सेम. तो जो टोटल चार्ज है न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले और बाद, वो क्या रहता है, सेम रहता है. या हम ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन द प्रोडक्ट साइड. इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने यहाँ पर बोरोन लिया, इधर आपको मिलेगा लिथियम प्लस. ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड मेरे पास कितना है, 5 + 0 कितना हो गया 5. और प्रोडक्ट साइड में मेरे पास चार्ज कितना है, 3 + 2 = 5. तो टोटल चार्ज हमारा क्या रह रहा है, सेम रह रहा है. ठीक है, उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर. मास नंबर बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन और आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा. या जो मास नंबर है प्रोडक्ट साइड का वो इक्वल होगा रिएक्टेंट साइड के. जैसे इस केस में अगर हम यही एग्जांपल ले लें तो मास नंबर क्या है इस केस में, 10 + 1 11 रिएक्टेंट साइड का, और प्रोडक्ट साइड का क्या है, 7 + 4 = 11. तो कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर मतलब आपका जो मास नंबर है वो बिफोर एंड आफ्टर द न्यूक्लियर रिएक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी. टोटल जो मास एनर्जी है वो सेम रहती है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन. ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो मास है वो कंजर्व नहीं रहता, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एनर्जी के अंदर. तो हमें मास एनर्जी इक्विवेलेंस E = mc² हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो वही यूज़ करके हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी देखेंगे. देखो न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है तो x + a y + b. ठीक है, जहाँ पर x क्या है मेरे पास, टारगेट न्यूक्लियस था, ये प्रोजेक्टाइल था, प्रोडक्ट न्यूक्लियस एंड आउटगोइंग पार्टिकल, यही लेके चल रहे थे. ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर जो हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस की बात करें तो हमारे पास दो तरह की एनर्जीज होंगी. एक तो इनकी काइनेटिक एनर्जीज, दूसरी इनकी रेस्ट मास एनर्जीज. तो यहाँ पर हम टारगेट न्यूक्लियस को किस पर लेकर चलते हैं, रेस्ट पर लेकर चलते हैं. तो जो हमारे पास Ex है वो क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो mx मैंने मास ले लिया टारगेट न्यूक्लियस का, ma मास ले लिया प्रोजेक्टाइल का, my मास ले लिया प्रोडक्ट न्यूक्लियस का, और mb मास ले लिया आउटगोइंग पार्टिकल का. ठीक है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जीज हम कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जीज प्लस रेस्ट मास एनर्जीज. तो इसकी तो हमारे पास Ex क्या हो गया, 0. तो रेस्ट मास एनर्जी क्या होगी, mxc² प्लस mac², और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mava². ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या होगा मेरे पास, my + ½ mvvy² प्लस mb + ½ mvvb². ठीक है, तो जो मेरे पास रेस्ट मास एनर्जीज है उनको तो मैंने एज इट इज लिख दिया. इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी Ea से, ये मेरे पास आएगा mx² + mac². my इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी Ey से,
प्लस एम बी, और ये क्या होगा ई बी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जीज होंगी। रेस्ट मास एनर्जीज थी तो यहाँ पे एम बी सी स्केयर आएगा, यहाँ पर एम वाई सी स्केयर होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एम एक्स प्लस एम ए सी स्केयर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, प्लस ई ए एम वाई प्लस एम बी सी स्केयर कॉमन ले सकते हैं, प्लस ई वाई प्लस ई बी। ठीक है, अगर मैं इधर ई वाई प्लस ई बी और ई ए को इस साइड ले जाऊं, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, एम एक्स प्लस एम स्मॉल था एम ए सी स्केयर माइनस एम वाई प्लस एम बी सी स्केयर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, क्यू वैल्यू। इसको हम बोलते हैं क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो हमारे पास जो मास एनर्जी है वो क्या रहती है, सेम रहती है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो हमारे पास टोटल लीनियर मोमेंटम होगा ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल बिफोर द न्यूक्लियर रिएक्शन, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, वो किसके इक्वल होता है, एल प्लस एस। जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस डिस्कस किया था फर्स्ट यूनिट के अंदर, तो वहां पर हमने ये चीजें भी डिस्कस की थी। एल यहाँ पर क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और एस यहाँ पर क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा, जो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम है बिफोर द न्यूक्लियर रिएक्शन और आफ्टर द न्यूक्लियर रिएक्शन क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ स्पिन एंड स्टैटिस्टिक्स। जो स्पिन और स्टैटिस्टिक्स करेक्टर है वो भी बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन और आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास मास नंबर इवन है, ठीक है, ए अगर इवन है तो वो जो आपके पास स्टैटिस्टिक्स है वो बीई को ओबे करेगा, और अगर आपके पास ए क्या है, ओड नंबर है, तो एफ डी स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेगा। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। पैरिटी वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, पार्टिकल के बिहेवियर को बताती है, और पार्टिकल के बिहेवियर को हम उसके वेव फंक्शन से लेते हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे पहले भी। अगर हमारे पास कोई पार्टिकल जिसका वेव फंक्शन एक्स वाई जेड है, और अगर हम उसके इन कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्जन कर देते हैं, ठीक है, और इन्वर्जन के बाद अगर साइन पॉजिटिव आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवन पैरिटी। ठीक है, और अगर हमारे पास इन्वर्जन करने के बाद जो वेव फंक्शन है वो नेगेटिव आता है तो उसको हम बोलते हैं ऑड पैरिटी। ठीक है, तो पैरिटी जो है वो कंजर्व रहती है, ठीक है, कहाँ पर, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शंस हों। वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन में पैरिटी कंजर्व नहीं रहती, जैसे कि बीटा डिके के अंदर, वहाँ पर पैरिटी कंजर्व नहीं रहेगी। अब ये होता है कि पैरिटी हम लेंगे कैसे, पैरिटी जैसे अब रिएक्टेंट साइड में है तो रिएक्टेंट साइड में पैरिटी क्या लेंगे हम, प्रोडक्ट लेंगे किसका, टारगेट का और बम्बार्डिंग पार्टिकल का, उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो पैरिटी आएगी। ठीक है, वो किसके इक्वल होनी चाहिए था, प्रोडक्ट ऑफ द, जो हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस होगा और जो आउटगोइंग पार्टिकल होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट। अब मान लो इधर हमारे पास क्या है, एक्स पार्टिकल था, इसकी पैरिटी लोगे इधर
प्रोजेक्टाइल था, इसकी पैरिटी का प्रोडक्ट लोगे, वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसकी पैरिटी जो आउटगोइंग पार्टिकल था और इसकी पैरिटी, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर दोनों की पैरिटी सपोज इवन इवन है तो पैरिटी क्या होगी, ऑल ओवर इवन होगी, ठीक है, और इसकी पैरिटी भी इवन होनी चाहिए। अगर यहाँ इन दोनों की पैरिटी क्या है, ओड ओड है, तो ओड ओड है तो भी इवन पैरिटी होगी। अगर रेक्टेंट साइड में इवन है तो प्रोडक्ट साइड में भी इवन होनी चाहिए, ठीक है। और अगर एक की ऑड और दूसरे की इवन है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ओड पैरिटी है। तो अगर रिएक्टेंट साइड में ओड है तो प्रोडक्ट साइड में भी क्या होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए। उसके बाद आता है इवन ओड। अगर एक की इवन है दूसरे की ओड तो भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ओड आएगा। तो प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास ओड होनी चाहिए। मतलब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इवन इवन है तो पैरिटी इवन, ऑड ओड है तो भी पैरिटी इवन। अगर एक ऑड एक इवन या एक इवन और एक ऑड है तो पैरिटी क्या होगी, ओड होगी। और जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड में होगी वही कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट साइड में। और वीक इंटरेक्शन के अंदर पैरिटी कंजर्व नहीं रहती। तो ये तो हमारे पास थी कंजर्वेशन लॉ। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है, कंपल्सरी क्वेश्चन, द क्वांटिटीज विच डू नॉट रिमेन कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो कंपल्सरी क्वेश्चन में आ जाता है कि वो क्वांटिटीज बताओ जो कंजर्व नहीं रहती। तो उसके अंदर फर्स्ट आती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये कंजर्व नहीं रहता, और इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट, ये वो क्वांटिटीज हैं जो कंजर्व नहीं रहती। नेक्स्ट इज क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्शन कंसीडर करें अगर हम, अब तो आप सभी को पता चल गया होगा ये क्या है, टारगेट न्यूक्लियस है, प्रोजेक्टाइल, आउटगोइंग, ये आउटगोइंग पार्टिकल, और ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट न्यूक्लियस। और अगर हम ई ए, ई वाई और ई बी, ई एक्स ले लो, बाद में हम इसको ज़ीरो लिखते हैं। ये काइनेटिक एनर्जीज लें किसकी, टारगेट न्यूक्लियस की, प्रोजेक्ट की, प्रोडक्ट न्यूक्लियस की और आउटगोइंग पार्टिकल की, ठीक है। और एम एक्स, एम ए, एम कैपिटल लेंगे यहाँ पे, वाई और एम बी, ठीक है। ये मास ले लिया मैंने किसका, टारगेट न्यूक्लियस का, ये एम ए मास ले लिया प्रोजेक्टाइल का, एम वाई मास ले लिया प्रोडक्ट न्यूक्लियस का, और एम बी मास ले लिया आउटगोइंग पार्टिकल का, ठीक है। तो हमारे पास जो एनर्जीज होंगी दो फॉर्म में होंगी, ये पीछे भी मैंने डिस्कस किया था। एक तो इनकी रेस्ट मास एनर्जीज, दूसरा इनकी काइनेटिक एनर्जीज। तो जो हमारे पास इनकी एनर्जीज होंगी, अगर हम यहाँ से ही स्टार्ट करें तो ई एक्स, हम टारगेट न्यूक्लियस को किस पर लेकर चलते हैं, रेस्ट पर। तो इस केस में ई एक्स क्या होगा, ज़ीरो। तो इसकी रेस्ट मास एनर्जी क्या लिखेंगे हम, एम एक्स सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या ली है, ई ए, प्लस रेस्ट मास एनर्जी किसके इक्वल थी, एम ए सी स्क्वायर, इज इक्वल टू इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या ली थी हमने, ई वाई, प्लस रेस्ट मास एनर्जी किसके इक्वल होगी, एम बी सी स्क्वायर, एम वाई सी स्क्वायर, ठीक है। और इसकी एनर्जी क्या ली थी, ई बी प्लस एम बी सी स्क्वायर, एम एक्स प्लस एम ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिख लूँ ई वाई प्लस ई बी, और इसको मैं इधर ले आऊँ तो माइनस में आ जाएगा ई ए, और ये दोनों टर्म्स मैं इधर ले आऊँ माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ एम वाई प्लस एम बी सी स्क्वायर, ठीक है। और इसको हमने क्या कहा था, क्यू वैल्यू, ठीक। तो हमारे पास क्यू वैल्यू जो है दो टर्म में आ गई, एक ये क्यू वैल्यू इसके इक्वल भी होगी और इसके इक्वल भी होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो केसेस आते हैं कि अगर क्यू वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव हो तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोर्जिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे जब क्यू वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, ई वाई प्लस ई बी माइनस ई ए, ठीक है। ये किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। तो हमारे पास
ये पॉजिटिव तब होगा जब ई वाई प्लस ई बी ग्रेटर देन होगा ई ए के, तभी पॉजिटिव होगी। ठीक है, यानी कि ये क्या है, काइनेटिक एनर्जीज हैं ऑफ द प्रोडक्ट साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट साइड, यही होगा। या फिर क्या हो सकता है, या ये क्यू पॉजिटिव कब होगा, जब एम एक्स प्लस एम ए ग्रेटर देन हो एम वाई प्लस एम बी, या मास जो है या तो काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट साइड की ज़्यादा हो देन द रिएक्टेंट साइड, या मास जो है रिएक्टेंट साइड का ज़्यादा हो देन द मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तभी हमारे पास Q क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और उस केस में हमारे पास एनर्जी जो है वो क्या मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी इज लिबरेटेड। ठीक है, एमिटेड होगी इस केस में एनर्जी, और Q क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस केस में जो Q वैल्यू है वो ये आएगी। Q वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह से ई वाई प्लस ई बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ई ए होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही अगर दूसरा केस Q क्या हो, अगर नेगेटिव, अगर Q नेगेटिव है तो वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है मींस रिएक्शन को कराने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, किसको, रिएक्टेंट साइड को, ताकि उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हमारी रिएक्शन क्या हो सके। तो जो मिनिमम एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। और उसका एक्सप्रेशन हम बाद में करेंगे इसी लेक्चर में ही, लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम Q वैल्यू को ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा था कि बीच में से कि Q अगर पॉजिटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और Q अगर नेगेटिव है तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो हमें Q वैल्यू का डेरिवेशन करना है। Q वैल्यू के डेरिवेशन के लिए हमारे पास ये क्या है, ये प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, टारगेट न्यूक्लियस है जिसका मास mx है, प्रोजेक्टाइल का मास ma है, वेलोसिटी va है। और जो ये प्रोडक्ट न्यूक्लियस और जो ये आउटगोइंग पार्टिकल है, ये आउटगोइंग पार्टिकल है जिसका मास mb है, वेलोसिटी vb है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट और आउटगोइंग पार्टिकल है, ये एंगल अल्फा और बीटा बना रहे हैं विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन के साथ ये क्या कर रहे हैं, एंगल बना रहे हैं अल्फा और बीटा। ठीक, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हमें Q वैल्यूज को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे मैं कंजर्वेशन लॉ लगाऊंगी अलोंग एक्स डायरेक्शन बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन along x direction before and after collision। बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या होगा, देखो हमारे पास यहाँ पर बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है वो क्या होगा, एम एक्स का जो मोमेंटम है एम एक्स वी एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल किस पर है, रेस्ट पर, तो एक्स पार्टिकल का मोमेंटम तो जीरो होगा, और इसका क्या होगा, एम ए वी ए। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में जो ये प्रोडक्ट हमारे पास है एम वाई वी वाई, प्रोडक्ट न्यूक्लियस, ये एंगल क्या बना रहा है, अल्फा, तो इसके साथ एंगल क्या आएगा, कॉस अल्फा प्लस एम बी वी बी कॉस बीटा, ये एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू निकालूँ अगर मैं एम वाई वी वाई कॉस अल्फा की, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, एम ए वी ए माइनस एम बी वी बी कॉस बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लूँ। अब फिर मैं अप्लाई करती हूँ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन अलोंग वाई डायरेक्शन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में अगर हम बिफोर कोलिजन की बात करें तो वाई जो ये पार्टिकल है प्रोजेक्टाइल तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, दोनों का ही जीरो। और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, अब ये वाई डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा, यहाँ पर कॉस अल्फा की जगह क्या आएगा, साइन अल्फा, एम वाई वी वाई साइन अल्फा, और यहाँ पर एंगल बनेगा एम बी वी बी
साइन बीटा। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन, हमने नेगेटिव एंगल क्यों लिया, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट और जो आउट गोइंग पार्टिकल है ना, ये इनके बीच में जो एंगल है वो 90 का है। ठीक है, तो जब हम ये एंगल लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 90 प्लस बीटा, और साइन 90 प्लस बीटा क्या होता है, माइनस साइन बीटा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव साइन आएगा। अब यहाँ से एम वी वी वाई साइन अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालें, एम वाई वी वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, एम बी वी बी साइन बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्केयरिंग करनी है और फिर उनको ऐड करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 का अगर मैं स्केयर करती हूँ तो क्या आएगा, एम वाई स्केयर वी वाई स्केयर कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू एम ए स्केयर वी ए स्केयर, इनका वो हो जाएगा ना स्केयर, ए माइनस बी का स्केयर, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 बी, ठीक है, ये आएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 का स्केयर करोगे, क्या आएगा, एम वाई स्केयर वी वाई स्केयर साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू एम बी स्केयर वी बी स्केयर साइन स्केयर बीटा। अब इन दोनों को ऐड करना है हमने। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो एम वाई स्केयर वी वाई स्केयर, इनको ऐड करोगे कॉस स्केयर अल्फा साइन स्केयर अल्फा 1 आ जाएगा, तो मैं उसको यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, इज इक्वल टू एम ए स्केयर वी ए स्केयर प्लस, अब ये क्या है, एम बी स्केयर वी बी स्केयर कॉस स्केयर बीटा, और यहाँ पे क्या था, एम बी स्केयर वी बी स्केयर साइन स्केयर बीटा, तो कॉस स्केयर बीटा साइन स्केयर बीटा 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम बी स्केयर वी बी स्केयर माइनस 2 एम बी वी बी कॉस बीटा। अब इसके बाद हमारे पास ई ए क्या था, 1/2 एम ए वी ए स्केयर, यहाँ से वी ए स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2EA/MA, यही आएगी। सिमिलरली वी बी स्केयर की वैल्यू क्या आएगी, 2EB/MB। सिमिलरली वी वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2EY/MY। अब इनकी वैल्यूज हमें क्या करनी है, इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दो, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। ठीक है, तो इसको जब हम इसको में पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एम वाई स्केयर 2EY/MY इज इक्वल टू एम ए स्केयर 2EA/MA प्लस एम बी स्केयर इंटू 2EB/MB माइनस 2MA। अब यहाँ पर वी ए स्केयर था, यहाँ पर क्या है वी ए, तो इसका अंडर रूट होगा, क्या आएगा 2√EA/MA MB इंटू 2√EB/MB कॉस बीटा। ठीक है, जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो। अब हमारे पास क्या आएगा, 2MY/EY इज इक्वल टू 2EA/MA प्लस 2MB/EB माइनस, देखो ये √2 है और ये √2 है, √2 इंटू √2 क्या होगा, 2, तो ये 2 पहले से था, यहाँ पर 2 इंटू 2 मैंने क्या कर दिया 4, और अगर इस m को मैं अंदर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, MA का स्केयर हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा EA इंटू MA स्केयर बाय MA। इसको भी अंदर ले लूँ अगर मैं, तो MB को अंदर ले जाऊँ तो क्या आएगा, EB इंटू MB स्केयर बाय MB, और क्या आएगा कॉस बीटा। MA से MA कैंसिल, MB से MB कैंसिल, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर मेरे पास आएगा 2MY/EY इज इक्वल टू 2EA/MA प्लस
एम बी ई बी माइनस 4, यहाँ पे क्या आएगा अब एम बी ई बी कॉस बीटा, यही टर्म्स आएंगी। अब हमें यहाँ से ई वाई की वैल्यू निकालनी है। ई वाई क्या आ जाएगा, नीचे 2 सभी का डिवाइड हो जाएगा नीचे से 2, तो यहाँ पे क्या आएगा ई ए बाय एम वाई प्लस एम ई बी बाय एम वाई माइनस 2 बाय एम वन अंडर रूट एम बी ई बी कॉस बीटा, यही टर्म्स आएंगी। अब हमारे पास Q वैल्यू क्या थी, Q वैल्यू थी ई वाई प्लस ई बी माइनस ई ए, यही थी ना। हमें Q वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पे हम ई बी माइनस ई ए करके प्लस ई वाई, तो ई वाई की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। क्या आएगा ई ए बाय एम वाई प्लस एम ई बी बाय एम वाई माइनस 2 बाय एम वाई अंडर रूट एम बी ई बी कॉस बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ई बी वाले कॉफिशिएंट अलग कर लो, ई ए वाले अलग। ई ए अलग मैं करती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा एम ए बाय एम वाई माइनस 1 प्लस एम ए बाय एम वाई प्लस 1 माइनस 2 बाय अंडर रूट माइनस 2 बाय एम वाई अंडर रूट एम बी ई बी cos beta, and this is the Q value. Equation number 4. This is the expression for the Q value of a nuclear reaction. इसमें एक स्पेशल केस हम ले सकते हैं कि जब आपका जो आउटगोइंग पार्टिकल है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अगर ये पार्टिकल इंसिडेंट पार्टिकल के क्या हो जाए परपेंडिकुलर हो जाए तो हमारे पास जो बीटा है वो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। जब बीटा 90 डिग्री होगा तो cos 90 क्या होता है 0, तो ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। तो उस स्पेशल केस में Q वैल्यू क्या आएगी ई ए बाय एम वाई माइनस 1 प्लस ई बी एम ए बाय एम वाई प्लस 1। This is the Q value in special case. Next is expression for threshold energy. Threshold energy का आइडिया मैंने आपको पीछे भी दिया था जब हम Q वैल्यू को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि जब Q वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसका मतलब क्या है एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब का मतलब कि वो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी जिस एनर्जी को लेकर हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन हो सके। तो जो मिनिमम एनर्जी हमें प्रोजेक्टाइल को देनी पड़ती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास ये रिएक्शन है तो हमें इस रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कुछ Q अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। ठीक, और इसको हम क्या कहेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी को। तो मिनिमम एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम कंसीडर करते हैं लेट mc एंड vc बी द मास ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस एंड वेलोसिटी ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, इस तरह से कि mc किसके इक्वल होगा mx प्लस ma के, और कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग mc vc इज इक्वल टू क्या होगा ma va। यहाँ से vc मेरे पास क्या आ जाएगा ma va बाय एम सी। ठीक है, कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए था एम सी वी सी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम एक्स वी एक्स आना चाहिए था, लेकिन प्रोजेक्टाइल को तो हम यहाँ पर हम टारगेट को तो रेस्ट पर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर 0 लेना है। वी एक्स हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं 0 ले रहे हैं, तो इसलिए ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब ई थ्रेशोल्ड हमारे पास किसके इक्वल होगा, देखो ये था 1/2 ma va स्क्वायर, ये क्या थी काइनेटिक एनर्जी थी किसकी
प्रोजेक्टाइल की, हमें इसमें कुछ एनर्जी देते हम इसको, तो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन होती, ठीक है। इसकी एनर्जी को गेन करके जो इंटरमीडिएट स्टेट बन रही थी, जो कंपाउंड न्यूक्लियस बन रहा था, वो क्या था, ये था। इस एनर्जी को गेन करके हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी किसकी फॉर्म में आएगी, जो हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से थ्रेश होल्ड एनर्जी निकालूं, तो थ्रेश होल्ड एनर्जी मेरे पास क्या आएगी, 1/2 ma/va², ठीक है। और अगर मैं इस Q को उस साइड ले जाऊं तो ये क्या आएगा, -Q + 1/2 mc/v²। तो ई थ्रेश होल्ड मेरे पास किसके इक्वल है, 1/2 ma/va² के, ठीक। और यहाँ से इस इक्वेशन से मैं अगर -Q निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1/2 ma/va² -1/2 mc/v², यही आएगा। अब मैं क्या करती हूँ, 1/2 ma/va² है -1/2 mc/v² की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पर, क्या आएगा, ma²va² mc², mc से mc कैंसिल हो जाएगा, -Q यहाँ पर 1/2 ma/va² -1/2 ma²va² mc² = -Q, यही आएगा। अब आप इसमें से कॉमन लो, क्या लोगे, 1/2 ma/va² कॉमन लिया, अंदर क्या आएगा, 1 -½ ma/va² कॉमन लिया, तो अंदर क्या आएगा आपके पास, ma/mc, mc से एक mc कैंसिल हो गया तो नीचे mc आएगा, mc = -Q आ रहा है, 1/2 ma/va², एलसीएम लोगे, mc की जगह पर क्या लिख सकते हैं, mx + ma, ठीक है, mx + ma - ma -Q, ma से ma कैंसिल हो गया, 1/2 ma/va², क्या आएगा यहाँ पर ऊपर, mx + ma -Q, और ये 1/2 ma/va² क्या था, थ्रेश होल्ड, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ई थ्रेश होल्ड mx + ma -Q, और ई थ्रेश होल्ड निकालनी है तो क्या आ जाएगा, mx + ma / mx -Q, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया थ्रेश होल्ड एनर्जी का। इसके अंदर एक स्पेशल केस है, व्हेन रिएक्शन इज इंड्यूस्ड बाय गामा रेज, जब रिएक्शन जो है गामा रेज से इंड्यूस्ड हो तो ma क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो हमें प्रोजेक्टाइल की ज़रूरत ही नहीं, ma 0 हो गया तो ये 1 हो जाएगा, तो ई थ्रेश होल्ड उस केस में किसके इक्वल आ जाएगा, ई थ्रेश होल्ड आ जाएगा -Q के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन फॉर थ्रेशहोल्ड एनर्जी। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। थैंक यू।